शुरुआत अमेरिका के इनामी ऐलान के साथ। एक तरफ जहां ईरान जंग और तेज कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर समेत ईरान के टॉप 10 कमांडर्स पर इनाम की घोषणा कर दी है। इनके बारे में जानकारी देने वालों को $1 करोड़ यानी कि करीब 92 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया गया। अमेरिकी विभाग ने यह अपील रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत की है। विदेश विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें मुस्तफा खामेनेई समेत IRGC के टॉप 10 लीडर के नाम हैं, जिन्हें ईरानी आतंकी बताया गया है। पोस्टर में कहा गया है कि इस संबंध में दी जाने वाली जानकारी के आधार पर इनाम $1 करोड़ तक हो सकता है। साथ ही जरूरत पड़ने पर जानकारी देने वाले इन्फॉर्मर को दूसरे देश में भी बसने और सुरक्षा देने की बात कही गई है। जिन ईरानी अधिकारियों के बारे में जानकारी मांगी है, उनमें ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई, ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अली अस्कर हयाजी, मेजर जनरल याहया रहीम और गृह मंत्री ब्रिगेडियर जनरल एस्कंदर मोमिनी नाम प्रमुख है। दरअसल ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद ईरान में खामेनेई समेत टॉप लीडर के मरने के बावजूद IRGC मजबूती से लड़ रहा है और अपनी रणनीति चाल से अमेरिका के नाक में दम कर रखा है। अब तेल संकट की वजह से दबाव अमेरिका पर बढ़ रहा है। क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई तेहरान के किसी अस्पताल में छिपे हैं? क्या मुस्तफा की लोकेशन इजरायली सेना को मिल गई है? दरअसल ऐसे सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तेहरान के एक बड़े अस्पताल के अंदर भारी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही है। वीडियो में एक अस्पताल के गलियारे में स्पेशल फोर्स के कमांडर्स दिख रहे हैं। हाथों में हथियार लिए फोर्स वहां खड़ी है, मानो किसी खास शख्सियत को सुरक्षा दे रही हो। कॉरिडोर में उन गार्ड्स के अलावा कोई नहीं है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस फ्लोर में और कोई मरीज नहीं है। वही वीडियो बनाने वाला शख्स ने जब कैमरे को दूसरी तरफ किया तो वहाँ भी गलियारा पूरे तरीके से खाली है। दरअसल इस अस्पताल में स्पेशल गार्ड के अलावा सादे कपड़ों वाले एजेंट्स भी हैं। पूरी इमारत पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण दिख रहा है, जिससे ये सवाल उठ रहे हैं कि एक आम नागरिक मेडिकल सुविधा केंद्र के अंदर इतनी सख्त सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ी। कुछ सूत्रों का भी अनुमान है कि हाँ, मुस्तफा खामेनेई हैं, जो हाल ही में हुए हवाई हमले में घायल हो गए थे। शायद वहीं छिपे हुए हैं या अपना इलाज करवा रहे हैं। जानकारों का कहना है अगर शासन का कोई वरिष्ठ अधिकारी घायल हुआ होता तो उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह बाकियातुल्लाह अस्पताल ही होती है। यह अस्पताल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से चलाता है। अक्सर इसका इस्तेमाल उच्च रैंकिंग वाले सैन्य और सरकारी अधिकारियों के लिए ही किया जाता है। ईरान के साथ युद्ध के खिंचते चले जाने से ट्रंप दरअसल खींचे हुए हैं। उम्मीद के उलट ईरान के पलटवार ने अमेरिकी चौधराहट को ऐसी चुनौती दी है कि अब अमेरिका ने बड़े बम और कई तरह की मिसाइल दागने वाले खतरनाक बॉम्बर्स का बेड़ा ब्रिटेन में उतार दिया है। फिर चाहे वो B-1B लांसर विमान हो या फिर B-52H बॉम्बर विमान। ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयरबेस पर उतरने के साथ ही साफ हो गया मिडिल ईस्ट का युद्ध और ज्यादा भयावह होने वाला है, क्योंकि ये अमेरिकी विमान बेहद घातक होते हैं। बड़े बमों को गिराने में या फिर हवा से ही बैलिस्टिक मिसाइल दागने में इनका इस्तेमाल होता है। ब्रिटेन में अमेरिका के 12 B-1B लांसर विमान पहुंच गए हैं, जो अपने साथ करीब 75,000 पाउंड बम और गोला बारूद लेकर आए हैं, जबकि 6 B-52H विमान भी यहाँ उतर चुके हैं। ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट बम गिराने के साथ ईरान से 1000 मील से भी ज्यादा दूरी से उड़ते हुए क्रूज मिसाइल से हमला कर सकते हैं। यानी ट्रंप ने इस युद्ध के लिए अपने घातक प्लान को जमीन पर उतार दिया है, जो अगले 24 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके जरिए न सिर्फ वो युद्ध को जल्द खत्म करने वाले हैं, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने वाले हैं। इजरायल और अमेरिका के साथ ईरान की जंग को 15 दिन हो रहे हैं। इस जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। दावा ये कि अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर सबसे बड़ा अटैक किया है। हालांकि ईरान की तरफ से इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस हमले का सैटेलाइट वीडियो जारी किया, जिसमें ईरान के दिल यानी खार्ग द्वीप पर हमला होता हुआ दिख रहा है। मिसाइलें गिरती दिख रही हैं। एक या दो जगह नहीं, बल्कि कई जगह हमले के बाद काला धुआं दिखाई दिया। पहली बार अमेरिका ने खार्ग द्वीप पर अटैक किया। ट्रंप ने कहा, खार्ग द्वीप पर मौजूद सैन्य ठिकाने, जहां से ईरान के लगभग पूरे कच्चे तेल का निर्यात होता है, मध्य पूर्व के इतिहास की सबसे शक्तिशाली बमबारी में से एक के दौरान पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। अमेरिकी B-2 बॉम्बर से 15 बम बरसाए गए हैं। हालांकि अमेरिकी बमबारी में सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए हैं। तेल सुविधाओं को कोई नुकसान नहीं हुआ।
अमेरिकी हमले के बाद ईरान के रणनीतिक खार्क द्वीप को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे देश के करीब 90% तेल निर्यात पर बड़ा झटका लगा है। सैटेलाइट तस्वीरों में द्वीप पर तबाही का मंजर दिखा है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने भी ट्रंप को चेतावनी दी कि अमेरिका के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया जाएगा, अमेरिकी तेल कंपनियों को टारगेट किया जाएगा। हालांकि ईरानी मीडिया ने साफ किया है कि अमेरिका के इन हमलों के बाद खार्क के तेल बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान और इजरायल यूएस युद्ध में हथियारों और गोला बारूद वाले युद्ध के साथ ही प्रोपेगेंडा युद्ध भी चरम पर है। अब यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर ईरानी दावों को झुठलाता एक वीडियो अमेरिका ने जारी किया है और दावा किया है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पूरी तरह ठीक है और यहां से लगातार अमेरिकी फाइटर उड़ान भर रहे हैं और ईरान के आसमान पर पहुंचकर बारूदी बारिश कर रहे हैं। अमेरिका ने अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर से होने वाले फाइटर्स के टेक ऑफ और लैंडिंग का वीडियो जारी किया है। इससे पहले ईरान ने अब्राहम लिंकन को अपने हमलों से क्षतिग्रस्त करने का दावा किया था, जबकि अमेरिका ने इसे एक प्रोपेगेंडा वीडियो का हिस्सा बताते हुए दावा किया था कि ये एआई वीडियो है। ईरान ने फिर दावा किया कि उसके हमलों से बचने के लिए अब्राहम लिंकन ईरान से सैकड़ों मील दूर चला गया है। लेकिन अब एक बार फिर अमेरिका ने नया वीडियो जारी कर ईरानी दावे को झूठा करार दिया है। यूएस सेंटकॉम ने वीडियो जारी करते हुए लिखा है कि अब्राहम लिंकन पूरी तरह से ऑपरेशन में है। ईरान युद्ध पर अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। युद्ध से पहले ट्रंप जिस कॉन्फिडेंस में थे, अब युद्ध के दौरान उन पर ही सबसे ज्यादा दबाव है, क्योंकि जिस मकसद से ट्रंप ने ईरान पर हमला कर खामेनेई को मौत की घाट उतारा, युद्ध के 15 दिन बाद भी अमेरिका उस मकसद को पूरा नहीं कर पाया। और यही वजह है कि अब अमेरिकी मीडिया ही ट्रंप की पोल खोल रही है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्रंप की रणनीति पर सवाल उठाया है। साथ ही ट्रंप को पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर खतरे को लेकर आगाह किया था, लेकिन ट्रंप ने उसे अनसुना कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया है, जॉइंट चीफ के चेयरमैन जनरल केन ने युद्ध से पहले ट्रंप को साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि ईरान शायद माइन, ड्रोन और मिसाइलों की मदद से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा, लेकिन ट्रंप ने इस संकट को नजरअंदाज कर दिया। इतना ही नहीं, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने दावा किया था कि हॉर्मुज बंद करने से पहले ही ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बात बिगड़ गई। 2 हफ्ते बाद आज की स्थिति देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो चुका है। तेल की कीमतें $100 के पार पहुंच गई है और अमेरिकी नौसेना ने टैंकरों को सुरक्षा देने के अभियान में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। पेंटागन का मानना है कि इन टैंकरों को सुरक्षा देना अभी बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि युद्धपोत अभी हमले की कार्रवाई में लगे हुए हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे सूत्रों के हवाले से प्रकाशित किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप का दावा ईरान युद्ध पर उल्टा पड़ गया है? इजरायल और अमेरिका ने शायद जंग की शुरुआत में भी नहीं सोचा होगा कि ईरान इस तरह पलटवार करेगा और जंग के 15वें दिन में पहुंचने के बाद ईरान एक के बाद एक ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जिससे इजरायल में ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के शोले धधक रहे हैं, जिनकी तस्वीरें भी इजरायल के अलग अलग शहरों से आ रही हैं, क्योंकि ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत हमला शुरू कर दिया है। IRGC के जारी वीडियो में ईरानी मिसाइलों के लॉन्च होने का वीडियो भी है, जो बताने के लिए काफी है कि ईरान झुकेगा नहीं। दिन हो या रात, ईरान का सबसे ज्यादा टारगेट इजरायल के तेल अवीव है, क्योंकि तेल अवीव इजरायल का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इसके साथ ही कई सरकारी संस्थान और वित्तीय केंद्र भी हैं यहाँ। सुबह सुबह मध्य इजरायल में मिसाइल हमले के बाद तबाही का मंजर दिखाई दिया। तेल अवीव में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर क्लस्टर मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमले के बाद एक बिल्डिंग में आग लगी दिखाई दे रही है। नीचे लोगों की भीड़ है, सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं। ईरान के ये क्लस्टर बम 7000 मीटर की ऊंचाई पर अलग अलग होते हैं। जब वो फटते हैं तो 8 से 12 किलोमीटर तक तबाही मचाते हैं। हालांकि क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी है, लेकिन मिडिल ईस्ट में छिड़ी इस जंग में हर हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका और इजरायल ईरान पर लगातार मिसाइल बरसा रहे हैं, तो वहीं ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। ईरान ने बगदाद और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। बगदाद में ईरान ने अमेरिकी दूतावास के रडार सिस्टम को टारगेट किया है। सुसाइड ड्रोन से हमला कर अमेरिकी दूतावास की छत पर लगे रडार सिस्टम को उड़ा दिया गया। इस हमले का वीडियो भी सामने आया। देखिए कैसे अमेरिका दूतावास की छत पर हुए हमले में पूरा रडार सिस्टम आग का गोला बन गया है। वीडियो में बिल्डिंग की छत से धुआं उठ रहा है। ईरान की ड्रोन के सटीक हमले ने रडार सिस्टम को एक झटके में उड़ा दिया। ईरान सिर्फ बगदाद में ही बारूदी तबाही नहीं मचा रहा, बल्कि बहरीन में भी अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन से अटैक कर रहा है। बहरीन में ईरान के ड्रोन हमले की तस्वीर देखिए। यहाँ ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने अमेरिकी सैन्य ठिकाने को टारगेट किया। अमेरिका के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर ड्रोन हमले से तबाही मच गई।
वीडियो में दिख रहा है कि सुसाइड ड्रोन जैसे ही टारगेट से टकराया, धमाके की तेज आवाज के साथ चारों तरफ लाल तबाही मच गई। आग के भयंकर लपटों के साथ चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। ईरान से जारी युद्ध के बीच अमेरिका के लिए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि एक बार फिर अब किम जोंग अमेरिका को तेवर दिखा रहे हैं। तो ऐसे में क्या युद्ध का एक और नया फ्रंट अब खुलने जा रहा है? क्योंकि दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग को उकसा दिया है। इसलिए किम जोंग ने धमाका करते हुए सी ऑफ जापान की तरफ 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। किम जोंग के इस कदम को एक सीधे सैन्य उकसावे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान के मिसाइलों को रोकने के लिए अमेरिका ने साउथ कोरिया में तैनात एयर डिफेंस को वहां से हटाकर मिडिल ईस्ट भेजा था। अगर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के खिलाफ अपना कोई मिशन इस समय शुरू किया तो वो बहुत विध्वंसक रूप ले सकता है, क्योंकि अमेरिका को 2 फ्रंट पर युद्ध लड़ना पड़ सकता है। ना चाहते हुए भी उसे नॉर्थ कोरिया के खिलाफ युद्ध में उतरना पड़ सकता है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि इस वक्त वो एक और युद्ध में उलझे, क्योंकि ईरान पर हमले के 15 दिन बाद भी अमेरिका अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया है। इस हमले में उसके ज्यादातर हथियार टेस्ट हो गए हैं। उधर नॉर्थ कोरिया ने अपना शक्ति प्रदर्शन ऐसे वक्त पर किया जब साउथ कोरिया और अमेरिका ने अपना सालाना फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू किया है, क्योंकि इस युद्ध अभ्यास को नॉर्थ कोरिया अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखता है। जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान से लड़ रहे हैं, रूस और यूक्रेन में युद्ध जारी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग छिड़ी हुई है। अब ऐसे में किम ने अगर युद्ध का एक नया फ्रंट और खोल लिया तो विध्वंसक तबाही तय है। मिडिल ईस्ट में 15 दिन से जारी युद्ध और बढ़ते ऊर्जा संकट के बीच में दुनिया के देश कई गुटों में बंट गए हैं। कोई अमेरिका के साथ है तो कोई ईरान के साथ है, लेकिन जिस तरह दुनिया के अलग अलग हिस्से में टेंशन बढ़ रही है वो तीसरे वर्ल्ड वॉर के संकेत दे रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी युद्ध में खाड़ी देशों के साथ ही नाटो देश भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट शामिल हो गए हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस का हमला जारी ही है, जिसके तेज होने की आशंका से ज़ेलेंस्की खौफ में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वर्चस्व की जंग भी चल रही है। इन सब के बीच उत्तर कोरिया ने जापानी समुद्र में मिसाइल दागकर इलाके में अलग टेंशन बढ़ा दी है। तो दूसरी ओर चीनी नेवी भी चीन सागर में सक्रिय हो गई है, जिसकी वजह से दक्षिण कोरिया, जापान और वियतनाम बेहद डरे हुए हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स की माने तो 3 कारण साफ संकेत दे रहे हैं कि दुनिया वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर पहुंच गई है। पहला, अमेरिका चीन का सीधा टकराव। दूसरा, नाटो का रूस के साथ युद्ध में शामिल होना। और तीसरा, ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना। ऐसे हालात में चीन सागर में हुई छोटी सी चूक दुनिया के महाशक्तियों के बीच टकराव की ओर विश्व युद्ध की वजह बन जाएगी। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर देश के कई हिस्सों से खबरें सामने आई, जिसके बाद में प्रशासन ने जमाखोरी के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें यूपी से एमपी तक कालाबाजारी के खेल का भंडाफोड़ किया गया। एलपीजी किल्लत के बीच कालाबाजारी की आई इन तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया है, जहां सिलेंडर की जमाखोरी और चोरी को लेकर अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। हालांकि उनकी मंशा पूरी हो पाती उससे पहले प्रशासन ने पूरे मामले का भंडाफोड़ कर दिया। ग्रेटर नोएडा से आई तस्वीरों में सिलेंडर लिए जाने के बाद उसका वजन 2 किलो कम पाया गया। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर उससे पूछताछ की गई तो आरोपी बहानेबाजी करता नजर आया। कितना भैया? उठाने दोबारा उठाने एक बार। हाँ, कितना है? देखो तुम देखो मुझे बता, आप देखना। सिलेंडर को बेचने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी प्रशासन की टीम ने तीनों ट्रकों को अपने कब्जे में ले लिया। बिहार के पटना में एलपीजी किल्लत को लेकर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजीव नगर और बीटा में गैस की लाइनों में लगे लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए घंटों तक खड़े नजर आए। जहां टीवी स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीरें भले ही 2 जगह की हों, पर मामला एक जैसा है, जहां एलपीजी किल्लत को लेकर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है और लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। गैस एजेंसी पर पहुंचे लोगों ने बताया कि करीब सुबह 4 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल सका, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा फूटा हुआ है। इस बीच राजीव नगर में पहुंचे लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि लाइन करीब 1 किलोमीटर तक लंबी पहुंच गई। वहीं बीहट्टा से आई तस्वीरों में भी करीब 800 मीटर दूर तक लोग सिलेंडर के साथ नजर आए, जिसको लेकर लोगों की परेशानी बढ़ गई है।
एलपीजी किल्लत के बीच देश के कई राज्यों में कालाबाजारी को लेकर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो सिलेंडर की जमाखोरी कर रहे हैं। इस बीच राजस्थान के बारां में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर चलाए जा रहे छापेमारी अभियान में 71 सिलेंडर जब्त किए गए, जो जिले के तकरीबन 44 स्थानों पर छापेमारी में बरामद किए गए। एलपीजी किल्लत के बीच प्रशासन की टीम ने शहर के कई रेस्टोरेंट, होटल, कैफे, मिष्ठान भंडार के साथ कई ठिकानों पर छापा मारा और इस दौरान कालाबाजारी कर रहे लोगों को रंगे हाथों पकड़ा, जिनके पास से एलपीजी सिलेंडर को जब्त किया गया। वहीं इस दौरान पकड़े गए एक शख्स से जब प्रशासन की टीम ने पूछताछ की तो उसने बताया कि इमरजेंसी के हालात के लिए सिलेंडर को रखा गया था। फिलहाल प्रशासन की टीम एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर सख्त एक्शन में है, ताबड़तोड़ छापेमारी में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के रीवा में एसडीएम कार्यालय से शराब पार्टी का मामला सामने आया है, जो स्थानीय प्रशासन की गरिमा पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। वायरल तस्वीरों में लोग शराब पार्टी करते हुए दिखाई दिए। वहीं अब इस पूरे मामले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। शराब पार्टी की तस्वीरें देर शाम की बताई जा रही हैं, जहां एसडीएम कार्यालय में कुछ लोग शराब पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान तस्वीरें रिकॉर्ड किए जाने पर एसडीएम दफ्तर में तैनात क्लर्क शराब पीते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। बड़ा छीना जबकि दादागिरी कर रहे हैं, गलत करते हैं। वहीं तस्वीरें वायरल होने के बाद एसडीएम अनुराग तिवारी ने मौके पर पहुंचकर मुआयना लिया, साथ ही वायरल तस्वीरों के आधार पर सख्त कार्रवाई की बात कही। मोबाइल का छीना झपटी करेगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात जेनजी की। आजकल जेनजी सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करने तक सीमित नहीं है, ये पीढ़ी अब एक्टिविज्म और सोशल चेंज के लिए भी सामने आ रही है। चाहे वो क्लाइमेट प्रोटेस्ट हो या जेंडर इक्वेलिटी के कैंपेन हो या ऑनलाइन फंड रेजिंग ही क्यों ना हो, जो हैशटैग और रील वायरल होती है वही जेनजी के रियल वर्ल्ड एक्शंस को शेप करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रेंड्स हैं या फिर असली बदलाव की शुरुआत। रिपोर्ट देखिए। जेनजी के बीच सोशल एक्टिविज्म तेजी से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल कैंपेन्स, पेटिशंस और हैशटैग मूवमेंट्स कुछ ही घंटों में ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। युवाओं के लिए ये सिर्फ अवेयरनेस फैलाना नहीं, बल्कि एक्शन लेना भी बन गया है। ऑनलाइन कैंपेन से ऑफलाइन प्रोटेस्ट्स और कम्युनिटी वॉलंटियरिंग तक जेनजी का एक्टिविज्म कल्चर अब मेन स्ट्रीम बन गया है। Gen Z activism and social change, digital petition and campaigns, climate and environmental moves, gender and equality initiatives, community volunteering, social media driven awareness. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोशल मीडिया ने एक्टिविज्म के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। अब लोग सिर्फ ऑफलाइन प्रोटेस्ट्स पर निर्भर नहीं रहते, ऑनलाइन अवेयरनेस और वायरल मूवमेंट्स भी उतनी ही असरदार साबित हो रही हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि कभी-कभी ऑनलाइन एक्टिविज्म परफॉर्मेटिव भी हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कम कर सकता है। जेन ज़ी एक्सपेरिमेंटेशन पसंद करता है, इसलिए इनोवेटिव कैंपेन्स, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स और सोशल जस्टिस इनिशिएटिव्स तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन कई बार ट्रेंड इतना वायरल हो जाता है कि लोग केवल दिखावे के लिए एक्शंस करते हैं, असली बदलाव के लिए नहीं। सोशल एक्टिविज्म जेन ज़ी की क्रिएटिविटी, अवेयरनेस और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है। लेकिन सवाल यही है, क्या भविष्य में एक्टिविज्म सिर्फ ऑनलाइन ट्रेंड्स तक सीमित रहेगा या फिर ये असली सामाजिक बदलाव की दिशा तय करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्पेशल रिपोर्ट के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है। बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए जी भारत के साथ।